गुड आफ्टरनून बच्चों। पिछले एक्सरसाइज चैप्टर को हम लोगों ने जो है कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, ग्रेविटेशन। पिछले चैप्टर के बारे में ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, तो आप उसका पूरा नोट्स कंप्लीट कर लेंगे। जब भी स्कूल खुलेगा आपके नोट्स चेक किए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग जो उसके मार्क्स दिए जाएंगे। और उसमें कोई परेशानी कहीं भी होती है तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, 2-4 लोग, ज़्यादा नहीं। मैसेज कर दीजिएगा और मैं फिर किसी दिन गूगल मीट करके उन सारी परेशानियों को जो है सॉल्व कर दूंगा। तो आज हम शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बातें हम लोग इसको समझने के लिए शुरू में समझ लेते हैं। ग्रेविटेशन होता क्या है, कैसे क्या है, इसकी कुछ परिचय समझ लेते हैं। और लॉ का क्या मतलब है, जैसे लिखा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो क्या लॉ होते हैं, क्या थ्योरम्स होते हैं, इसके बारे में जो है हम इसको थोड़ा ढंग से समझ लेंगे। सबसे पहली चीज़ होती है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे यूनिवर्स का एक नेचुरल फोर्स है। नेचुरल फोर्स का मतलब होता है कि ऐसा फोर्स जो लगाने के लिए किसी फिजिकल कॉज की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है ना, मतलब हमें अपने थ्रू जो है कोई एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकृति अपने आप लगाते रहती है। तो हम उसे जो है हम नेचुरल फोर्स कहते हैं। तो यह जो है एक ग्रेविटेशन जो है एक नेचुरल फोर्स है। फिर होती है ग्रेविटेशन किसके किसके बीच में लगता है। तो ग्रेविटेशन ऐसी सभी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है जिसमें कुछ ना कुछ मास हो। मतलब अगर मास कंसिडरेबल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंसिडरेबल रहेगा। अगर आप मास उसका काउंट कर सकते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऐसी सभी दो ऑब्जेक्ट, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है जिसमें कि मास हो। मास क्या होता है सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते होंगे तो समझ लीजिए कि मास आर दो सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उनके पास मास होता है। ठीक है बच्चों, अब अगली चीज़ की जहाँ मास है वहाँ पर क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर जो हर समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होती है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हर समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है। जैसे कि हम लोग मैग्नेटिक फोर्सेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में देखते थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन दोनों होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में केवल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होता है। ठीक है, अब अगली बात आती है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। थोड़ी सी बस इसके बारे में चर्चा करके हम लोग अपने चैप्टर पर आते हैं। एक बात बच्चों समझ लीजिएगा कि जहाँ कहीं भी लॉ आती है, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ लॉ आ जाता है उस चीज़ को हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। वह स्टेटमेंट जो होता है वो सेल्फ प्रूफ्ड माना जाता है। सेल्फ प्रूफ माने जाने का मतलब यह है कि अगर जब तक उसका कोई काउंटर नहीं होता है, इसका मतलब कि वो स्टेटमेंट जो है अपने आप में सही है। इसलिए जैसे कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ते हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के थ्रू हम बहुत चीज़ों को जो है वेरीफाई कर लेते हैं। लेकिन ये सभी चीज़ें मान के हम करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या है, सही है। जैसे मान लीजिए कि आपने पढ़ा न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसलिए हम ले रहे हैं क्योंकि उसमें एक फॉर्मूला प्रूफ किया गया है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप ये मान के चल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। और तभी आप एक रिलेशन जो है इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, एफ इज इक्वल टू एम ए। मतलब जहाँ लॉ होता है वो सेल्फ प्रूव स्टेटमेंट ही लॉ कहे जाते हैं। ऐसे समझ लीजिए, ऐसे स्टेटमेंट जो सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, मतलब कि उन्हें प्रूफ नहीं किया जा सकता है, वो अपने आप में स्वतः सत्य होते हैं। कोई भी चीज़ स्वतः सत्य कब तक होते हैं, अपने आप में सेल्फ प्रूफ कब तक माने जाते हैं, जब तक कि उसमें उसे जो है फेल ना किया जाए, मतलब उसकी कोई कमी ना बताई जाए, जब उसको जो उससे कोई डिसएग्री ना हो। भाई डिसएग्री तब होगा जब कुछ फैक्ट उसके पास होंगे, तभी तो डिसएग्री होगा। और डिसएग्री होगा तब वो स्टेटमेंट क्या होता है, फेल होता है, फिर वो लॉ लॉ नहीं रह जाता है। ठीक है बच्चों, थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है, लॉ को प्रूफ नहीं किया जा सकता है। ये सारी बातें आप समझ रहे होंगे। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का या ग्रेविटेशन चैप्टर का जो है लगभग आपको जो है एक परिचय प्राप्त हो गया। और फिर आगे हम देखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है किन किन बातों पर डिपेंड करता है, कैसे लगता है। फिर देखेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर थोड़ा बहुत हम लोग जो है केपलर्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे कि आखिर जो न्यूटन ने जो है दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जब आया हमारे पास, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आने का जो बेस क्या था, आखिर कहाँ से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बातें आ गई, ये सारी बातें जो हैं हम लोग जो है इस
चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसे ध्यान से बच्चों पढ़िएगा। यहाँ बहुत देखने में पढ़ने में बहुत आसान लगता है, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स भी इसके अंदर छिपे हैं। एक एक चीज़ को हमको हम सभी को ध्यान से पढ़ना है। आइए आगे देखते हैं। वी नो दैट पहला आप जो है इसका इंट्रोडक्शन आप अपने से पढ़ लेंगे। इंट्रोडक्शन के बारे में से ज़्यादा हमने बता दिया। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। वी नो दैट द मून गोज अराउंड द अर्थ। An object, when thrown upwards, reaches a certain height and then falls downward. यहाँ दो बातें कही जा रही हैं। एक कही जा रही है मून्स गोज अराउंड द अर्थ, मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। या दूसरी बात कही जा रही है, यहाँ पर दो स्टेटमेंट देखिए हैं, दोनों लगभग एक ही तरह के मिलेंगे, आपको अभी समझ में आ जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट ये है एन ऑब्जेक्ट व्हेन थ्रोन अपवर्ड रीचेज अ सर्टेन हाइट एंड देन फॉल्स डाउनवर्ड। मतलब एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा ऐसा है जिसे हम सर्टेन हाइट दे रहे हैं, तो उस हाइट के बाद वो डाउनवर्ड जो है फॉल होने लगता है। अभी मैं इसको दोनों को क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। इट इज सेड टू बी व्हेन न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एन एप्पल फेल ऑन देम। द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग। मतलब कि दिमाग काम न्यूटन का कर रहा था पहले से, ये मत समझिएगा कि जो है सेब गिरा तभी दिमाग काम करना शुरू किया। सेब गिरने के कारण उसने सेब के बारे में सोचना शुरू किया। इसका मतलब ये नहीं है, बट ऐसे ही जोक है, ठीक है। तो जब न्यूटन के सर पर जो है सेब गिरा तो न्यूटन ने सोचना शुरू किया। क्या सोचना शुरू किया? ही थॉट दैट इफ अर्थ कैन अट्रैक्ट एन एप्पल, कैन इट नॉट अट्रैक्ट द मून। क्या अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट कर रही है तो क्या ये मून को अट्रैक्ट नहीं कर सकती है? इज द फोर्स द सेम इन बोथ केसेस? क्या दोनों केसेस में फोर्स सेम है? द conjectured that he conjectured that the same type of the force is responsible in the both cases. He argued that at each point of its orbit, the moon falls towards the earth instead of going off in a straight line. आइए आगे देखते हैं। यहाँ जो सेब गिर रहा है और जो मून जो है अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है, यहाँ समझने वाली बात है कि दोनों जो हैं लगभग एक ही तरह की चीज़ें हैं। लेकिन आपको ये लगता होगा कि मून आखिर क्यों नहीं अर्थ के ऑर्बिट में गिर जाता है, क्यों नहीं अर्थ उसे अट्रैक्ट कर लेती है? होता क्या है कि जब कभी भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं, यहाँ समझ लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज़ को समझ लीजिए, फिर आगे बहुत सारी बातें जो हैं ईजी हो जाएंगी। कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो वो ऑब्जेक्ट भी अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जब दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जब वो ऑब्जेक्ट जो है अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो बाहर की तरफ हो जाएगा। अर्थ का डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा? अंदर की तरफ हो गया, ठीक है। लेकिन जब कभी भी जो है, चूंकि ऑब्जेक्ट में जो है मास है, तो इसलिए उसका वो ऑब्जेक्ट भी अगर ह्यूज मास का है तो उसका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है। कोई ऑब्जेक्ट जो है कम मास का है तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होता है। जब मून का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है तो वो अर्थ को भी अपनी तरफ खींचता है। तो अर्थ को जब अपनी तरफ खींचता है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मून का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है, अच्छा बच्चों एक चीज़ आपके दिमाग में अभी आ रहा होगा, जब मैंने ये बात कही कि दोनों एक दूसरे को खींचते हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि आखिर मून जो है अर्थ के चारों तरफ मूव कैसे करने लगता है। जब खींचते हैं तो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए था फोर्स, लेकिन जो है मून जो है अर्थ के चारों तरफ मूव कैसे करता है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसी को हमें समझना है। होता ये है कि जब मून अर्थ को अपनी तरफ खींचता है और अर्थ मून को अपनी तरफ खींचते हैं तो दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होता है। मतलब दोनों जो हैं डिफरेंट स्ट्रेट लाइन पर एक दूसरे को, दोनों जो हैं डिफरेंट स्ट्रेट लाइन पर जो हैं एक दूसरे का फोर्स जो है वर्क करता है। जब डिफरेंट स्ट्रेट लाइन पर एक दूसरे का फोर्स वर्क करता है तो आप ये जानते हैं कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब फोर्स जब हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो हम जो है वेक्टर लॉ के थ्रू जो है उसका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट आता है उसी रिजल्टेंट पर जो है मून उसी रिजल्टेंट पाथ पर मूव करता है और हमें जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करता हुआ दिखाई देता है। फिर से एक बार समझ लीजिए इस बातों को कि मून के पास भी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ के पास भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अर्थ जो है मून के ऊपर जो है
एक फोर्स लगा रही है, मून भी अर्थ के ऊपर एक फोर्स लगा रही है, लेकिन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम नहीं है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट है। और जब दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट होते हैं तो दोनों जो है एक रिजल्टेंट पाथ पर जो है उन दोनों के फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में जो है मून मूव करता रहता है। मूव वही करेगा जो हल्का होगा, ठीक है। तो अर्थ के अकॉर्डिंग जो है मून जो है मूव करता रहता है। आइए आगे देखते हैं। सो इट मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय द अर्थ बट वी डू नॉट रियली सी द मून फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ। देखिए लगातार फॉल करने का मतलब यहाँ ये है कि लगातार जो है अर्थ जो है मून को अपनी तरफ खींच रही है। जब अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रही है तो मून नीचे की तरफ फॉल कर रहा है। अर्थ जो है मून को खींच रही है अपनी तरफ तो मून नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, लेकिन मून भी तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है अर्थ को खींचने के लिए, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कितना हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। तो लगातार जो है ऊपर की तरफ जो है उठ रहा है। तो इस तरीके से जो है जो रिजल्टेंट पाथ होता है उसी रिजल्टेंट पाथ को जो है वो फॉलो कर रहा है। यहाँ एक बात अभी भी आपको कंफ्यूजन मुझे लगता है कि होगी कि मून जो है लगातार खींच रही है अर्थ को, सॉरी अर्थ जो है लगातार मून को अपनी तरफ खींच रही है, मतलब कि मून लगातार फॉल कर रहा है। यहाँ फॉल करने से मतलब गिर नहीं रहा है, फॉल करने से मतलब यहाँ ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि एक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ये समझाने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है। आइए आगे देखते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ द मून बाय द रिकॉलिंग एक्टिविटी 8.11। आइए देखते हैं एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ पीस ऑफ थ्रेड, टाई अ स्मॉल स्टोन एट वन एंड, होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एंड व्हील इट राउंड। इट्स शोन इन द फिगर 10.1। मतलब एक पत्थर को बांध दीजिए धागे में और गोल गोल उसको जो है घुमाइए। बिफोर द थ्रेड इज, एक सेकेंड रुक जाइए, सॉरी, नोट द, अब उस गोल गोल घुमा रहे हैं, नोट द मोशन ऑफ द स्टोन, रिलीज द थ्रेड, अगेन नोट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द स्टोन। मान लीजिए एक आपने स्टोन को लिया, धागे में बांधा और गोल गोल जो है उसको घुमाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब गोल गोल जब उसको आप घुमाना शुरू कर दिए उसके बाद अचानक आप उसको छोड़ दीजिए। जब आप अचानक उसको छोड़ देते हैं तो आप ये देखते हैं कि जो पत्थर जो है वो गोल गोल घूमता रहता है, किधर जाता है, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे की तरफ जो है निकल जाता है। जब ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में आगे की तरफ निकल जाता है, देखिए आगे पढ़ लीजिए इसको। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज द स्टोन मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ व्हेन अ सर्टेन स्पीड एंड चेंज द डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट। बिफोर द थ्रेड इज रिलीज, थ्रेड को छोड़ने से पहले जो स्टोन हमारा है वो सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहता है, ठीक है, विथ अ सर्टेन स्पीड एंड चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एवरी पॉइंट। एक सर्टेन स्पीड से मूव करता है और चूंकि ये सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो आप ये जानते हैं सर्कुलर पाथ पे ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो है मोशन का डायरेक्शन जो है बदलता रहता है। इस तरह से ये लगातार अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। द चेंज इन द डायरेक्शन इन्वॉल्व्स द चेंज इन द वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। डायरेक्शन चेंज होने के कारण हम कह सकते हैं कि उसका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है और एक्सेलरेशन भी हो रही है उसके अंदर। द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सेलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग along the circular path is acting towards the center। देखिए क्या है, the force that caused this acceleration, जिस acceleration के कारण ये force, the force that caused this acceleration, जिस force के कारण जो है ये acceleration होता है and keep the body moving along the circular path, उसी force के कारण जो है यह ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ पर मूव करता रहता है। इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, वह फोर्स किधर होता है, सेंटर की तरफ वर्क करता है। फिर से समझ लीजिए, जिस फोर्स के कारण यह ऑब्जेक्ट लगातार अपने डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, या ये कहें कि यह एक्सेलरेटेड मोशन शो करता रहता है, उस फोर्स का डायरेक्शन जो होता है वह सेंटर की ओर होता है। दिस फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको बहुत सामान्य भाषा में समझने के लिए आप ऐसे समझ लीजिए कि आप पत्थर को पकड़ते हैं, पकड़ के गोल गोल घुमाते हैं तो लगातार पत्थर को सेंटर की तरफ, इस स्टोन को लगातार आप सेंटर की तरफ खींच रहे होते हैं, और लगातार जब आप सेंटर की तरफ जिधर खींचते रहते हैं आप उसको, उसी को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। एक फोर्स आप लगातार सेंटर की तरफ लगा रहे होते हैं, अपनी तरफ उस पत्थर को खींच रहे होते हैं आप, अगर रस्सी में बांध के मूव करा रहे हैं तो,
ठीक है, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट में एक फोर्स डेवलप होता है उस स्टोन को जो है बैलेंस करने के लिए, जो कि लगातार बाहर की तरफ लगता रहता है, उसको कहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो दो फोर्सेस लगते हैं, एक फोर्स सेंटर की तरफ लगता है और एक फोर्स बाहर की तरफ लगता है, और दोनों का जो रिजल्टेंट होता है उसी पाथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर वे में जो है मूव कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जिस फोर्स की बात की जा रही है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। सेंट्रीपिटल फोर्स किधर हो गया? सेंटर की तरफ हो गया। इन द एब्सेंस ऑफ दिस फोर्स और स्टोन फ्लाई ऑफ एलोंग द स्ट्रेट लाइन। और अगर इस फोर्स को हटा दिया जाए, रस्सी को आप छोड़ दीजिए हाथ से, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ चला जाएगा। अगर बाहर की तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, इसका मतलब कि बाहर की तरफ भी एक फोर्स लग रहा है। इसका मतलब जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग, तभी तो ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ मूव किया। हमने रस्सी को छोड़ दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने लगाना जो है बंद कर दिया। जब सेंट्रीपिटल फोर्स को हमने लगाना बंद कर दिया तो ऑब्जेक्ट जो है वह बाहर, जो मूव करता है ऑब्जेक्ट, वो बाहर की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में निकल गया। इसका मतलब कि एक फोर्स टेंजेंशियल डायरेक्शन में ऑलरेडी पहले से लग रहा था। जैसे ही ये फोर्स जो है, इस फोर्स का इफेक्ट जैसे ही खत्म हुआ, वो तुरंत जो है ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स जो है डोमिनेट कर गया और ऑब्जेक्ट उसी फोर्स के डायरेक्शन में जो है मूव कर गया। आइए इस, और उसी फोर्स को हम जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे। The stone flies off along the straight line. The straight line will be tangent to the circular path. The motion of the moon around the earth is due to the centripetal force. Centripetal force लगता है, अर्थ जो है लगातार मून को जो है अपनी तरफ खींचती है। The centripetal force is provided by the force of attraction of the earth. ठीक है, if there were no such force, the moon would परस्यू और यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। जैसे कि पत्थर जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन जो है करने लगता है, अगर हम जो है सेंट्रीपिटल फोर्स हटा देते हैं, उसी तरीके से जो है मून भी जो है स्ट्रेट लाइन मोशन करने लगेगा। इट इज सीन दैट अ फॉलिंग एप्पल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? क्या एप्पल भी जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा था? इफ सो व्हाट डू नॉट सी द अर्थ मूविंग टुवर्ड्स एन एप्पल एंड व्हाई? क्या एप्पल भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा था? तो आप कहेंगे कि एप्पल भी जो है अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा था। तब फिर अगला क्वेश्चन ये आता है कि हमें ऐसा दिखाई क्यों नहीं देता है? वाई? आइए देखते हैं आगे। अगर आगे इसका आंसर दिया हो तो दिया होगा, नहीं तो हम फिर समझाएंगे। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द अर्थ, सॉरी डज अट्रैक्ट। थर्ड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू हम ये देखते हैं कि एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप ये जानते हैं। अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एप्पल डज अट्रैक्ट द अर्थ, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलेरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब कि पहली चीज समझिए, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तो ये बात तो फिक्स हो गई कि जो है सेब भी जो है, एप्पल भी जो है, वो अर्थ के ऊपर जो है फोर्स लगा रहा है। लेकिन अब अर्थ के ऊपर जब फोर्स लगा रहा है तो अर्थ के जो है मोमेंटम में चेंजिंग होगी, और जब अर्थ के मोमेंटम में चेंजिंग होगी तो हमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक है, और जो मोमेंटम में चेंजिंग होगी, देख लीजिए यहाँ पर, बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अब वह एक्सेलरेशन क्या होगा? मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, मास बढ़ेगा तो इसे F इज इक्वल टू ma होता है ना, F इज इक्वल टू ma आपका हो गया, तो m बढ़ेगा तो a घट जाएगा, a बढ़ेगा तो m घट जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो क्या है, आप देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फॉर अ गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसे, समझ गए ना? फॉर अ फिक्स f को फिक्स कर दिए कि 10 ही रहेगा। अब 10 रहेगा तो हम जो है मान लीजिए कि मास 2 है और एक्सेलरेशन 5 है। अब मास को 2 से बढ़ाकर 4 कर दिए तो एक्सेलरेशन को 2.5 होना पड़ेगा ना, 5 से 2.5 हो जाएगा, कम हो जाएगा, तभी तो ओवरऑल जो है उनका प्रोडक्ट जो है 10 होगा। आप समझ गए होंगे। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एप्पल इज नेग्लिजिबल, द मास ऑफ एन एप्पल इज नेग्लिजिबल small, negligibly small compared to the earth, so we do not see the earth moving towards the apple। अब देखिए क्या है, जो हमारा मास जो है सेब का, वो क्या है, उसका मास जो है बहुत कम है, तो एक बहुत ही शॉर्ट फोर्स, बहुत ही छोटा फोर्स जो है वह अर्थ के ऊपर लगाता है, और बहुत ही शॉर्ट फोर्स अर्थ के ऊपर लगाता है। इसी कारण जो है बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन अर्थ में नहीं होता है और हम उसको जो है महसूस नहीं कर पाते हैं। In our solar system, all the planets go around the sun. By arguing the same way, we can say that
देयर एग्जिस्ट अ फोर्स बिटवीन द सन एंड प्लैनेट्स। जितने भी प्लैनेट्स सन के चारों तरफ जो है मूव कर रहे होते हैं, उनमें भी यही बातें होती हैं कि सन जो है प्लैनेट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और सन जो है प्लैनेट्स को अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करता है तो प्लैनेट जो है सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण जो है सन के चारों तरफ जो है मूव कर रही होती हैं। अभी कुछ बच्चों के मन में यह भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर वास्तव में जो है ये जो मूव करते हैं ऑब्जेक्ट, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो मूव कर रहे हैं, ये वास्तव में जो सर्कुलर पाथ पर मूव नहीं कर रहे हैं, और सारी थ्योरी तो हम सर्कुलर पाथ की पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप में से बहुत बच्चे ये जानते हो कि ये तो इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है, सारी थ्योरी सर्कुलर क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे, जबकि ऑब्जेक्ट इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको जब हम केपलर लॉ पढ़ाएंगे, यहाँ पर ये जो येलो वाला जब पढ़ाएंगे, ठीक है, हाउ डिड न्यूटन गेस द इनवर्स स्क्वायर लॉ, यहाँ पर जो है सारी बातें जो हैं आपकी क्लियर हो जाएंगी, इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आगे देखते हैं। फ्रॉम द एबव फैक्ट न्यूटन कंक्लूड दैट नॉट ओनली डज द अर्थ अट्रैक्ट, सॉरी यहाँ तक तो हो गया, हाँ देखिए एक मिनट बच्चों। By arguing the same way, we can say that there exists a force between the sun and the planets. सन और प्लैनेट्स के बीच में जो है एक फोर्स जो है डेवलप होता है। फ्रॉम द above facts, Newton conclude that not only does the Earth attracts the apple and the moon, but अर्थ ही केवल एप्पल या मून को जो है अट्रैक्ट नहीं करती है, बट ऑल द ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब कि जो ग्रेविटेशनल लॉ जो है वो केवल अर्थ के लिए ही नहीं है, यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट के लिए जिनके पास क्या हो, मास हो। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो यूनिवर्स में जो है किसी भी दो मास वाले ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाले फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसा कि नाम ही है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल का मतलब कि ये पूरे यूनिवर्स में जो है ये वैलिड है। तो जो भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये कहता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, कोई भी दो ऑब्जेक्ट अगर हम लिए हुए हैं, ऑब्जेक्ट ए का मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम है, ऑब्जेक्ट बी का मास हम मान लेते हैं स्मॉल एम है, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है डी है। दोनों के बीच का मतलब दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं डी है, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू जी एम, दोनों के मास का प्रोडक्ट अपॉन दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर, वेयर जी की जो है एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, जी की वैल्यू जो है फिक्स होती है, और वो कितनी होती है ये आप यहाँ से फाइंड कर पाएंगे। एक सेकेंड बच्चों बता रहे हैं, यहाँ से आप जी की वैल्यू जो है देख सकते हैं कि जी इज इक्वल टू, जी की एक फिक्स वैल्यू होती है, जी इज इक्वल टू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो आप जो है इस तरीके से जो है, अभी हम पूरी पढ़ा रहे हैं इसको, आप घबराएंगे बिल्कुल नहीं, बस अभी आपका जो है हम एक इंट्रो दे रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो आप बोलेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वर्क्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, एवरी ईच टू ऑब्जेक्ट्स, किसी भी जो है दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है, एंड द क्वांटिटी ऑफ दिस gravitational force will be, quantity of this gravitational force will be equal to, can be found by the formula F is equal to g m upon d square। बस यह इतना ही जो है ग्रेविटेशनल जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा है, ठीक है बच्चों। फिर से आप समझ लीजिए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस, उनके सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस, या कह सकते हैं उनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस डी अगर है, तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है वह हमारा फोर्स जो है वह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी जो हमारा है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। जी इज इक्वल टू एम एम, एम इज द फर्स्ट एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एंड द स्मॉल एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बी। तो दोनों के मास का प्रोडक्ट अपॉन जो है दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में जो है हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अच्छे से समझेंगे। बस आज एक इसका इंट्रो हमने आपको दिया, ये जी क्या होता है, दोनों एम क्या होते हैं, जी को हम कैसे फाइंड करते हैं, जी का हम जो इतना लंबा चौड़ा जो यहाँ पर जो यूनिट दिया गया है ये यूनिट कहाँ से आता है, ये सारी बातें जो हैं हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में, जैसे लिखा है यहाँ पर कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर,
ये सारे जो हैं जी के वैल्यू कहाँ से आते हैं, जी की यूनिट ये कहाँ से फाइंड होती है, ये सारी बातें जो हैं हम अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू बच्चों।